नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलाम वालेकुम। इस समय दोस्तों शाम के वक्त हो रहा है, शाम का वक्त हो रहा है और शाम के समय आपके लिए फिर से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। क्योंकि इस समय हमारा जो टारगेट है वो है आपका जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को कंप्लीट कराना। दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपके हिस्ट्री के वीडियोज भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसे लाइक करके इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं दोस्तों कि जो प्लेटफॉर्म आपका मूल मंत्र सक्सेस है, क्या ये जो दोस्तों मूल मंत्र सक्सेस है, इसका उद्देश्य ही है यहाँ पर क्या, ऐसे लोगों को हेल्प करना जो किसी कारणवश जो है वंचित हैं, जो किसी कारणवश जो है कोचिंग करने में असहाय हैं। तो यहाँ पर ये आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो दोस्तों बहुत हेल्प करने वाला है और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरा नोट्स देने का प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश है कि पीपीटी के माध्यम से आपको दूं ताकि आपको सारी चीजें जो है लिखी हुई मिल जाए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है माओ से तुंग के बारे में। आप जानते हैं कि माओ से तुंग को माओ जो है कई बार माओ से जेदांग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे माओ जेदांग भी बोलते हैं। आप इसे दो नाम से जानते हैं, या तो आप इसको माओ से तुंग बोलेंगे, क्या इसको माओ से तुंग भी बोलते हैं दोस्तों, और इसे माओ जेदांग भी कहा जाता है। क्या इसे माओ जेदांग भी कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, चाइना का यह विचारक अपने आप में एक प्रकार से अगर कहें तो ये भी वास्तव में कहीं ना कहीं जो है कार्ल मार्क्स से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन इसका विचार मार्क्स के विचार से थोड़ा बहुत इसमें जो है अलग है। जैसे आपका लेनिन ने मार्क्सवादी विचारधारा को नया रूप देने का प्रयास किया था, उसी प्रकार से ये जो आपका माओ से तुंग है उसने मार्क्सवादी विचारधारा को वास्तव में चीनी परिप्रेक्ष्य में अप्लाई करने का प्रयास किया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम माओ से तुंग के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं जीवन परिचय के बारे में, तो दोस्तों माओ का जो जन्म है वो वास्तव में 1893 ईस्वी में के मध्य में कहां पर हुआ था दोस्तों? चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। कहां पर? चीन के हुनान प्रांत में हुआ था। और मैं जो है ध्यान रखिए कहां पर? 1893 में। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टाइम जरा देखे। कई बार लोग बोलते हैं कि कब होता है? 1893 में चीन के मध्य जो है चीन के हुनान प्रांत में होता है। और दोस्तों ये इसका जन्म जो है किसान परिवार में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो माओ जेदांग था उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दोस्तों माओ वर्ष 1921 में स्थापित चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य बनता है। क्या जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसका संस्थापक सदस्य 1921 में बनता है। वास्तव में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन दोस्तों अगर देखा है तो 1920 में, क्या 1920 में जो माओ जेदांग है दोस्तों या माओ से तुंग है वो 1920 में वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी आपका दिया है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब करता है? 1920 में करता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो माओ ने दोस्तों मार्क्स के क्रांति संबंधी विचार को चीन की परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया था। मतलब उसने जो क्रांति का विचार कार्ल मार्क्स ने दिया था उसने सारे मजदूरों को पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ इकट्ठा होने का आह्वान किया था। उसे वहीं पर ये जो आपका माओ से तुंग है दोस्तों, इसने वास्तव में क्या किया? इसने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया था। अगर बात करें तो मार्क्स के क्रांति का जो आधार था दोस्तों वो मजदूर वर्ग था। वो मजदूरों को इकट्ठा होने की बात करता है पूंजीवाद के खिलाफ, लेकिन ये जो आपका माओ से दोस्तों ये किसान वर्ग, कृषक वर्ग को संगठित करने की बात करता है। ठीक है, अब देखिए मार्क्स के अनुसार जहां सर्वहारा वर्ग क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित करेगा, वहीं माओ से ने कृषक वर्ग को क्रांति का माध्यम बनाया। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्तव में माओ से तुंग के क्रांति का आधार कौन सा वर्ग था? तो क्या हो जाएगा? ये वो कृषक वर्ग होगा, वो कभी भी श्रमिक वर्ग नहीं होगा। याद रखिएगा क्या होगा? कृषक वर्ग। कृषक वर्ग को आप ध्यान रखिएगा। तो जब आप पैरेलल पढ़ेंगे तो मजा आने वाला है तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों माओ ने चीन में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व संभाला तथा 1949 में समाजवादी राज्य की स्थापना करके आजीवन चीन का नेतृत्व संभाल लिया। ध्यान रखिएगा, मतलब जो माओ से तुंग था दोस्तों उसने चीन में साम्यवादी आंदोलन जो है ना, साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व संभालता है। और दूसरी बात क्या है कि 1949 में समाजवादी राज्य की स्थापना करके आजीवन चीन का नेतृत्व संभाल लेता है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात दोस्तों करें तो इनकी रचनाएं जो है वो क्या है? वो न्यू डेमोक्रेसी है। क्या? न्यू डेमोक्रेसी इनकी रचना का नाम है। ठीक है, न्यू डेमोक्रेसी का मतलब होता है नवीन लोकतंत्र। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है सॉरी दोस्तों, इस समय तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो जो है छींक वगैरह आ जाती है,
माफ करिएगा। तो यहाँ पर न्यू डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं, इसको हम नवीन लोकतंत्र भी बोलते हैं कई बार, तो आपसे पूछ सकता है नवीन लोकतंत्र। और दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नवीन लोकतंत्र संबंधी विचार किसने दिया है, तो कौन विचार दिया दोस्तों, तंत्र जो है ये विचार जो है वास्तव में आगे चल करके आपको देखेंगे माओ से तुंग का है। तो न्यू डेमोक्रेसी जो 1940 में प्रकाशित होती है, ऑन कंट्राडिक्शन 1937 में प्रकाशित होती है, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट ये भी आपका माओ से तुंग की किताब है, और पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ये भी वास्तव में माओ से तुंग की किताब का नाम है। तो दोस्तों ये उसकी कृतियां हैं, इन कृतियों को जरा सा आप ध्यान रखिएगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, न्यू डेमोक्रेसी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं माओ से तुंग के राजनीतिक विचार के बारे में, दोस्तों पहला क्या था, असंगति। क्या असंगति का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। असंगति का सिद्धांत कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्तव में असंगति का सिद्धांत किस विचारक ने दिया है, तो क्या हो जाएगा, माओ से तुंग ने दिया था या माओ जेदांग ने दिया था। अब दोस्तों माओ ने अपनी किताब ऑन कंट्राडिक्शन में असंगति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसमें किया है, ऑन कंट्राडिक्शन में, इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों माओ से तुंग कहता है, माओ से तुंग के अनुसार प्रकृति और समाज की सभी वस्तुओं में विपरीत तत्वों की एकता का नियम विद्यमान है। मतलब क्या बोलता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रकृति में मौजूद विद्यमान लोग हों या फिर समाज में मौजूद तत्व हों, प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, दो विपरीत गुण होते हैं, और उन विपरीत गुणों की क्या होता है, संगठन एकता का नियम विद्यमान होता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है, ना तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छा होता है और ना व्यक्ति बहुत ज्यादा बुरा होता है, बल्कि पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें दोनों गुण मौजूद होते हैं, और वो गुण आपस में क्या करते हैं, समन्वय करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, उस वस्तु के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं उसके। तो यही बात यहाँ पर एक कहता है कि भाई प्रत्येक क्या होता है, उसमें जो है भिन्न गुण होते हैं। दूसरा माओ कहता है दोस्तों कि यह असंगति वास्तव में चीनी समाज के विभिन्न उत्पीड़ित वर्गों तथा साम्राज्यवाद के बीच भी है, साम्राज्यवाद तथा जनता के बड़े हिस्सों के बीच भी पाई जा रही है, और पूंजीपति वर्ग और सार्वहारा के बीच भी क्या होता है, ये वास्तव में असंगति का सिद्धांत पाया जा रहा है। साथ साथ जो शहरी मध्य वर्ग है, उनके शहरी मध्य वर्ग सहित किसानों और पूंजीपति वर्ग के बीच भी यह असंगति व्याप्त है। माओ आगे कहता है दोस्तों कि ये असंगतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जिनका हल करना साम्यवादी का कार्य है। क्या, वो सीधे बोलता है कि ये जो असंगतियां मौजूद हैं, ये असंगतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन इन असंगतियों को दूर करने का काम कौन करेगा, साम्यवादी दल करेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आगे अगर देखें आप यहाँ, तो फिर वह जन युद्ध का सिद्धांत देता है। ये भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्वेश्चन पूछ देगा कि जन युद्ध का सिद्धांत किसका, ये भी माओ जेदांग का है। दोस्तों मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में जन युद्ध का सिद्धांत एक नई संकल्पना है। देखो मार्क्सवाद की बात करेंगे, उसने भी जन युद्ध की बात किया था, उसने भी जन क्रांति की बात किया है। लेनिन की बात करेंगे दोस्तों, उसने भी जन क्रांति की बात किया है। अब मार्क्स ने जहां पर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ मजदूरों को संगठित करने की बात करता है, वहीं लेनिन जो है ना, वो मजदूरों की बात नहीं करता, बल्कि उसका जो संगठन है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो जो है मजदूर और पूंजीपति वर्ग के प्रति है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो ऐसे देशों को संगठित करने के लिए आह्वान करता है जो वास्तव में दबे हुए हैं, जो वास्तव में शोषित देश है, जो विकासशील देश है, उनको विकसित देशों, उनके पूंजीपति देशों या साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ संगठित होकर क्रांति करने का आह्वान करता है। कौन, लेनिन। अब यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि मार्क्स और लेनिनवादी दर्शन में जन युद्ध का सिद्धांत एक नई संकल्पना है, जिसका प्रतिपादन दोस्तों माओ के द्वारा किया गया है। जन युद्ध से माओ का तात्पर्य यह है कि संघर्ष में सेना और हथियारों से भी अधिक महत्व जनता का होता है। मतलब संघर्ष में सबसे बड़ा रोल जनता का होता है, सेना और हथियार जो नहीं कर पाते वो जनता काम कर देती है। इसीलिए माओ से कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि युद्ध में हथियारों का अपना महत्व होता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये निर्णायक तत्व नहीं है, निर्णय मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। क्या बोलता है कि भाई जो आपका कहता है कि ये जो युद्ध है ना, युद्ध में हथियारों का अपना निश्चित रूप से क्या होता है दोस्तों, महत्व होता है, परंतु ये निर्णायक तो नहीं है, निर्णय मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि मनुष्यों के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये कथन जो है ना, ये कथन आपका इंपॉर्टेंट है और ये कथन आपसे पूछ सकता है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर कथन है। दोस्तों माओ आगे कहता है, क्या माओ कहता है, माओ ने जन युद्ध की नीति का अनुसरण करते हुए अपने सभी आंदोलनों और कार्यक्रमों में देश के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास किया, क्योंकि माओ का मेन उद्देश्य यही था, क्या कि वास्तव में एक जन आंदोलन पैदा कर देना। और यह जन आंदोलन कहां पर था दोस्तों, गांवों में। मतलब गांव की जो ग्रामीण जनता है, जिनके पास हथियार है, जो कृषक वर्ग है,
दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आखिर ये जो आपका माओ से तुंग है, ये वास्तव में जो है ये किसानों को ही क्यों लेता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस युद्ध के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है, और जो कृषक वर्ग होता है उसके पास ऑलरेडी कृषि संबंधी संयंत्र होते हैं, जैसे हसिया हो गया, उसके बाद आपका जो फावड़ा हो गया, ये सब चीजें। तो ये माओ से कहता है कि भाई ये जो आपके किसान हैं इनके पास जरूरतमंद औजार भी होता है, और इस औजार के माध्यम से वे युद्ध या संघर्ष कर सकते हैं। तो इसीलिए वह वास्तव में गांव के किसानों को संगठित करने का प्रयास करता है और उनसे एक लाल सेना का निर्माण भी करता है। तो माओसे ने क्या किया दोस्तों, माओसे ने अधिक से अधिक संख्या को जनयुद्ध में शामिल करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर दोस्तों नवीन लोकतंत्र है। नवीन लोकतंत्र का सिद्धांत किसका है दोस्तों, ये भी आपका माओ से तुंग का है। माओ से तुंग नवीन लोकतंत्र या न्यू डेमोक्रेसी के बारे में क्या बोलता है दोस्तों ने, माओ ने अपनी पुस्तक न्यू डेमोक्रेसी जो कि 1940 के में थी, नवीन लोकतंत्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। अब दोस्तों माओ क्या कहता है, नवीन लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है माओ से तुंग का। तो माओ का यह मत था कि साम्यवादी क्रांति के तुरंत बाद साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं किया जा सकती। मतलब कि साम्यवादी क्रांति, जब हम क्रांति करेंगे, जब हम जो है पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ क्रांति करेंगे, तो तुरंत साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना नहीं हो जाएगी। इसकी स्थापना के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी तथा एक संक्रमणकालीन व्यवस्था की स्थापना से गुजरना पड़ेगा। माओ के अनुसार यह संक्रमणकालीन व्यवस्था ही नवीन लोकतंत्र है। मतलब क्या बोलता है कि कहता है कि भाई जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमने क्रांति कर दिया, अब हमने पूंजीवादी सत्ता को तो खत्म कर दिया, लेकिन तुरंत साम्यवादी व्यवस्था या साम्यवादी समाज की स्थापना नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी और एक संक्रमणकालीन व्यवस्था जो है की स्थापना से गुजरना पड़ेगा। और यही जो संक्रमणकालीन व्यवस्था है ना दोस्तों, इसी को वास्तव में जो है आपका माओ से तुंग या माओ जेदांग क्या बोलते हैं, वो वास्तव में चीन में नवीन लोकतंत्र कहता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। माओ का नवीन लोकतंत्र पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए क्या है कि माओ का जो नवीन लोकतंत्र है दोस्तों वो क्या है, वो पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होगा। इसमें अनेक लोकतांत्रिक वर्ग मिलजुल कर काम करेंगे, अर्थात इसमें मजदूर, कृषक, लघु, बुजुर्गा, यहाँ पर क्या होता है बुजुर्गा दोस्तों, क्या बुजुर्गा तथा यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय बुजुर्गा तथा राष्ट्रीय बुजुर्गा, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुजुर्गा तथा राष्ट्रीय बुजुर्गा सभी लोग क्या होंगे, सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, मिलकर, सभी लोग मिलकर क्या करेंगे दोस्तों, कार्य करेंगे। क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका ये जो नवीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें ये जो नवीन लोकतंत्र है इसमें पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होगा। एकदम से आप पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके भी आप एकदम से नवीन लोकतंत्र की स्थापना नहीं करेंगे। तो संक्रमण काल का मतलब ही दोस्तों क्या होता है कि दोनों, मतलब संक्रमण का मतलब होता है जिसमें दोनों व्यवस्था पाई जाए। मतलब चूंकि हमें पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार करना है, तो पूंजीवादी और क्या करना है, हमें समाजवादी व्यवस्था को या साम्यवादी व्यवस्था को लागू करना है। तो अब यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था तक पहुंचने के लिए हमें एक संक्रमणकालीन जो है स्थिति से गुजरना पड़ेगा, और इस संक्रमणकालीन व्यवस्था में पूंजीवाद भी पाया जाएगा, पूंजीवाद के लक्षण भी पाए जाएंगे और समाजवाद के लक्षण भी पाए जाएंगे। इसी को क्या बोलता है, इसी को वो नवीन लोकतंत्र कहता है। तो नवीन लोकतंत्र जो है दोस्तों पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होगा, जिसमें अनेक लोकतांत्रिक वर्ग मिलजुल कर काम करेंगे, अर्थात इसमें मजदूर भी होंगे, कृषक भी होंगे, लघु बुजुर्गा और राष्ट्रीय बुजुर्गा, सभी लोग यहाँ पर काम करेंगे, सभी लोग मिलकर किसमें काम करने का प्रयास करेंगे। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से दोस्तों माओ के नवीन लोकतंत्र की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन, पहला तो साम्यवादी दल का नेतृत्व करना, मिश्रित अर्थव्यवस्था और सभी वर्गों को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा की स्थापना करना, ये विशेषता वास्तव में माओ से तुंग के नवीन लोकतंत्र की पाई जाती है। दोस्तों क्रांतिकी में भूमिका, अब क्रांति के सिद्धांत के बारे में क्या बोलता है, तो याद रखिएगा माओ से तुंग ने दोस्तों सतत क्रांति की बात करता है। सतत का मतलब क्या, वो निरंतर, सतत का मतलब होता है निरंतर, सतत या निरंतर क्रांति। वो ये नहीं कहता है कि क्रांति सिर्फ एक बार करना है, बोलता है कि नहीं, हमें क्रांति सतत या निरंतर करना पड़ेगा, क्रांति लगातार करना पड़ेगा। माओ पहला साम्यवादी नेता था जिसने यह घोषणा की कि किसानों में क्रांतिकारी गतिविधि को अंजाम देने की क्षमता स्वतंत्र रूप से थी। मतलब क्या, क्योंकि जो किसान है वो कृषक वर्ग है, वो काम करने वाला बंदा है, वो मजबूत है, वो स्ट्रांग है, उसके पास अस्त्र शस्त्र है, इसलिए बोलता है क्या कि जो किसान है उनके पास अपने आप स्वतंत्र रूप से क्षमता पाई जाती है। दोस्तों लेनिन के विपरीत माओ जो है ना वो क्रांति लाने में जनसाधारण के योगदान को महत्वपूर्ण मानता है।
मतलब जिस प्रकार से जो आपका लेनिन है ना, उसकी अपेक्षा माओ कहता है कि भाई अगर क्रांति लाना है तो जनसाधारण, जो जन क्रांति है, जनसाधारण काम करेगा, जनसाधारण का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है। माओ जनसाधारण के उत्साह और उसकी रचनात्मक भूमिका में अगाध विश्वास रखता था। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत अब क्या बोलता है, यहाँ पर कहता है कि अन्य साम्यवादी नेताओं के विपरीत माओ से जो है दोस्तों, माओ युद्ध की अनिवार्यता में विश्वास करता है, वो निरंतर या सतत क्रांति में विश्वास करता है। अनिवार्यता का मतलब क्या, युद्ध की अनिवार्यता का मतलब होता है कि युद्ध अनिवार्य है। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, अगर आपको साम्यवादी शासन की व्यवस्था स्थापना करना है तो आपको लगातार युद्ध करना पड़ेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सतत क्रांति कहते हैं दोस्तों। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को निरंतर क्रांति भी आप कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को निरंतर क्रांति का सिद्धांत भी बोलते हैं। निरंतर का मतलब लगातार क्रांति करना, लगातार संघर्ष करना, लगातार युद्ध करना। माओ से दोस्तों कहता है कि साम्राज्यवाद क्या बोला है, साम्राज्यवाद जो है दोस्तों अंतर विरोधों का क्या, अंतर विरोधों से ग्रस्त है। साम्राज्यवाद जो है दोस्तों अंतर विरोधों से ग्रस्त है। यह अपने अंतर विरोध के कारण भविष्य में विस्फोट करेगा तथा एक वर्गहीन विश्व का निर्माण करेगा। दोस्तों कई बार क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछता है कि वास्तव में अंतर विरोध का सिद्धांत किसने दिया है, तो अंतर विरोध का सिद्धांत भी कौन कर देता है दोस्तों, आप कहेंगे सर माओ से तुंग देता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। माओ आगे कहता है कि युद्ध अंतर विरोधों को हल करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का सर्वोच्च रूप है। क्या, जो युद्ध है वो वास्तव में अंतर विरोध का मतलब क्या, कि किसी भी समाज में दो वर्ग, अलग अलग वर्गों के बीच में अंतर विरोध है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का विरोध करता है, और इसी अंतर विरोध को अगर हल करना है तो इसको हल करने के लिए किए जाने वाले संघर्ष का सर्वोच्च रूप क्या होता है, युद्ध होता है। मतलब युद्ध के द्वारा ही हम अंतर विरोध को हल कर सकते हैं, क्रांति के द्वारा ही हम अंतर विरोध को हल कर सकते हैं। और फिर आगे बोलता है यहाँ पर क्या, आगे वह शक्ति का सिद्धांत देता है दोस्तों। क्या, शक्ति का सिद्धांत। अब देखिए शक्ति के सिद्धांत के बारे में माओ से क्या बोलता है। माओ दोस्तों शक्ति का पुजारी था। राजनीतिक शक्ति के वर्चस्व और प्रयोग में माओ का अटूट विश्वास था। ध्यान रखिएगा, माओ शक्ति की बात करता है दोस्तों, माओ शक्ति के प्रयोग की बात करता है। और आगे आप देखिए खुद भी बोलता है कि जो राजनीतिक शक्ति है वो वास्तव में बंदूक की गोली से निकलती है। इसका मतलब ये है कि जो जितना ज्यादा शक्तिशाली है उसके पास उतना ही ज्यादा राजनीतिक ताकत होती है। कौन बोलता है दोस्तों, ये माओ से तुंग बोलता है। माओ ने शक्ति संबंधी विचार का प्रतिपादन 1917 में अपने लिखित निबंध भौतिक संस्कृति के अध्ययन में लिखा है, किया है। ठीक है, मतलब ये जो आपका क्रांति संबंधी, शक्ति संबंधी विचार है वो अपने निबंध में लिखा था, और निबंध क्या था, भौतिक संस्कृति, इसमें उसने देने का प्रयास किया है। उसके अनुसार राजनीतिक शक्ति के द्वारा मनुष्य के मन को बदलकर सामाजिक शक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है। मतलब क्या बोलता है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण कौन है, राजनीतिक शक्तियां, और राजनीतिक शक्ति के द्वारा मनुष्य के मन में जो मनुष्य के मन को बदल करके सामाजिक शक्तियों का नियंत्रण किया जा सकता है। फिर आगे क्या बोलता है दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध। दोस्तों ये जो माओ से तुंग है ये गुरिल्ला युद्ध में विश्वास करता है। माओ से सीधे सीधे कहता है कि ऐसे राज्य जो कम शक्तिशाली हैं वो अधिक शक्तिशाली राज्यों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करें, क्योंकि उनसे सामने आप लड़ नहीं सकते, उनके पास अस्त्र है, शस्त्र है, और आपके पास अस्त्र नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर आप गुरिल्ला युद्ध करेंगे तो आप निश्चित रूप से विजय कर लेंगे। इसलिए माओ कहता है कि गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध का सहारा लेकर अस्त्र शस्त्र और सैनिक साजो सामान की दृष्टि से कमजोर राष्ट्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली व हमलावर देश के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। दोस्तों माओ आगे बोलता है, माओ क्या बोलता है, माओ ने चीन जैसे अविकसित देश में समाजवाद की स्थापना का प्रयास गुरिल्ला युद्ध के जरिए ही करने की कोशिश किया था। अब दोस्तों सांस्कृतिक क्रांति के बारे में माओ से तुम क्या कहता है, तो सांस्कृतिक क्रांति के बारे में माओ से कहता है क्या कि माओ ने दोस्तों चीन में सांस्कृतिक क्रांति 1966 में का सूत्रपात किया था। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वास्तव में कौन सा विचारक है जिसने सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात किया है या सांस्कृतिक क्रांति संबंधी विचार दिए हैं, तो हो जाएगा माओ से तुंग। और ये क्रांति दरअसल 1966 में दोस्तों उसने विस्तारित किया था, जो माओ की मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब 1976 में माओ की मृत्यु होती है और यहाँ तक वो सांस्कृतिक क्रांति चलती रहती है। दोस्तों सांस्कृतिक क्रांति के दौरान ही माओ के कतिपय नूतन विचारों का प्रस्फुटन होता है, जिनका संग्रह लाल किताब रेड बुक नामक पुस्तक में किया गया है। माओ की लाल किताब में ही उसका विचार दोस्तों क्या होता है, मिलता है। माओ की किताब का नाम क्या है, रेड बुक, और उसकी लाल किताब में ही उसका विचार मिलता है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से हासिल की जाती है। दोस्तों ये
इतने ये जो है ना, ये उसका वक्तव्य इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया है कि वास्तव में शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है या राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है, हासिल की जाती है। कथन किसका है? माओ से तुंग का है। दोस्तों माओ का यहाँ मत था कि राजनीति रक्त रहित युद्ध के सिवाय कुछ और नहीं है, जबकि युद्ध रक्त रंजित राजनीति है। क्या बोलता है कि जो राजनीति है वो रक्त रहित युद्ध के सिवाय और कुछ नहीं है, जबकि जो युद्ध है वो वास्तव में रक्त रंजित राजनीति है। और इसलिए माओ से तुंग हमेशा युद्ध का समर्थन करता है, युद्ध का साथ देता है। आगे देखिए दोस्तों, ये तो हमने इसके बारे में ये दोबारा रिपीट हो गया है। यहाँ पर माओ के सांस्कृतिक क्रांति का उद्देश्य था अपने विरोधियों को कुचलना, यानी जो माओ का सांस्कृतिक क्रांति था दोस्तों, उसका उद्देश्य यहाँ पर मैं आपको सारांश के रूप में, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सारांश दे रहा हूँ। अगर आप लास्ट में इतना भी पढ़ लेंगे ना तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाएगा। माओ से तुंग ने सतत क्रांति या निरंतर क्रांति का विचार दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी सतत क्रांति या निरंतर क्रांति का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये माओ से तुंग ने दिया था। नवीन लोकतंत्र का विचार साम्यवादी संगठन के साथ, देखिए नवीन लोकतंत्र का विचार भी किसने दिया दोस्तों? आप कहेंगे वास्तव में ये भी माओ से तुंग ने दिया था। और साम्यवादी संगठन की स्थापना 1920 में हुनान प्रांत में किसने किया था? आप कहेंगे सर ये भी माओ से तुंग ने किया था। दोस्तों माओ ने क्रांति का आधार कृषक वर्ग को माना है। क्रांति का आधार वो कृषक वर्ग को मानता है, वो वास्तव में जो है श्रमिक वर्ग को क्रांति का आधार नहीं मानता। श्रमिक वर्ग को क्रांति का आधार मानने वाला कौन था? आप कहेंगे सर कार्ल मार्क्स था। माओ से के अनुसार राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन के रूप में आने वाले प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। दोस्तों माओ से तुंग ने जनयुद्ध का सिद्धांत दिया या जन क्रांति का सिद्धांत दिया। कई बार जन क्रांति भी पूछ लेगा, याद रखिएगा जन युद्ध है जन क्रांति। माओ का नवीन लोकतंत्र पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। और आगे देखें, नेपोलियन कहता है कि चीन एक सोया हुआ क्या है? चीन एक सोया हुआ क्या है दोस्तों? अजगर है। क्वेश्चन कह सकता है क्या कि चीन की तुलना सोए हुए अजगर से कौन करता है? नेपोलियन करता है। तो नेपोलियन कहता है कि चीन एक सोया हुआ अजगर है, उसे सोने दो, वरना यदि वह जाग गया तो संसार को पछताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीन के बारे में बताने का प्रयास करता है कि चीन को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर चीन को छेड़ दिए तो चीन निश्चित रूप से आपको डस लेगा। माओ आगे कहता है दोस्तों, युद्ध का अपना महत्व है। युद्ध में शस्त्रों का अपना महत्व है। क्या? युद्ध में शस्त्रों का अपना महत्व है, पर वे निर्णायक तत्व नहीं होते हैं। निर्णय मनुष्य द्वारा किया जाता है, जड़ वस्तुओं द्वारा नहीं। ये कथन भी किसका है? ये कथन भी माओ से तुंग का है। दोस्तों सांस्कृतिक क्रांति का विचार भी कौन देता है? माओ से तुंग देता है। और ये जो आपका अंतर विरोध है या जो असंगति का सिद्धांत है, ये किसने दिया दोस्तों? तो अंतर विरोध या असंगति का सिद्धांत भी माओ से तुंग का है। दोस्तों एक विचारक हडसन है। हडसन कहते हैं कि माओवाद विकासशील देशों के लिए मार्क्सवाद लेनिनवाद है। मतलब माओवाद की तुलना विकासशील के लिए देशों के लिए मार्क्सवाद या लेनिनवाद से किसने किया है? तो आप कहेंगे सर हडसन ने किया है। हडसन कहता है दोस्तों माओ ने चीन में लाल सेना की स्थापना किया था। ठीक है, बुक जो लाल बुक आप देखते हैं ना, उसमें लाल सेना भी बनाई थी माओ से तुंग ने। माओ ने समाजवादी क्रांति, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जी जो माओ से तुंग है, माओ ने समाजवादी क्रांति, ये क्रांति है, समाजवादी क्रांति के लिए जिस सिद्धांत को विकसित किया दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? उसे टुनटुन टाटा टुनटुन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि टुनटुन टाटा टुनटुन के सिद्धांत को किसने दिया था? माओ से तुंग ने देता है। दोस्तों टुनटुन टाटा टुनटुन का मतलब होता है, तो इसके ये टुनटुन टाटा टुनटुन जो है ये सिद्धांत माओ से तुंग ने दिया है। और माओ से तुंग कहता है कि टुनटुन का मतलब यहाँ पर क्या है? टुनटुन का मतलब ये है कि पहले आप विरोधी शक्तियों पर आक्रमण करेंगे। मतलब जो आपकी विरोधी शक्तियां हैं उसके ऊपर पूरी ताकत पूरी क्षमता से गुरिल्ला पद्धति के द्वारा आप उस पर आक्रमण करेंगे। और आक्रमण करके जब उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, जब विरोधी की शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? टाटा मतलब वो आपके पास संधि करने के लिए आएगा, वो आपके पास टेबल पर आएगा, संधि करने के लिए आएगा। फिर कहता है टुनटुन, उसके बाद क्या है? फिर कहता है कि फिर हम उस विरोधी शक्ति के खिलाफ ऐसी शर्तें बनाएंगे जिसको मानना उसके बस की बात नहीं होगी और वह संधि को मानने से मना कर देगा। ऐसी कंडीशन में हम उस देश पर, उस विरोधी शक्ति पर संधि की शर्तें न मानने का आरोप लगाएंगे और उसका दुष्प्रचार करेंगे, और बाद में
उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। तो कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टुनटुन टाटा टुनटुन। क्वेश्चन पूछ लेगा कि टुनटुन टाटा टुनटुन जो है का सिद्धांत किस विचारक ने दिया है, माओ से तुंग ने दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। जनपुंज की नीति या जन क्रांति की नीति में दोस्तों माओ का अटूट विश्वास था। और माओ से तुंग का एक कथन है, सैकड़ों पुष्प खिलने दो। बहुत बार पूछ लेता है कि सैकड़ों पुष्प खिलने दो, या किसका कथन है, माओ से तुंग का कथन है दोस्तों। और चंडाल चौकड़ी, ये वास्तव में चंडाल चौकड़ी जो है ये किसका सिद्धांत है, ये भी आपका माओ से तुंग का सिद्धांत है। इसे भी माओ जेदांग या माओ से तुंग ने दिया था दोस्तों। माओ आगे कहता है कि क्रांति खाने की दावत या निबंध लिखने जैसा नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम होता है। माओ आगे कहता है कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि माओ से तुंग जो है ना क्रांति में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करता है। माओ खुद कहता है कि जिस प्रकार से पुरुष समाज को आगे बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं का भी आधा योगदान है। तो इसलिए वक्तव्य देता है कि आधा आसमान महिलाओं ने उठा रखा है। माओ आगे कहता है दोस्तों कि हिंसात्मक संघर्ष के बिना किसानों और मजदूरों को सत्ता में स्थान नहीं मिलेगा। मतलब अगर मजदूरों या किसानों को सत्ता में स्थान चाहिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उन्हें हिंसात्मक संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये माओ से तुंग का वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और इसमें माओ से तुंग संबंधित सभी जो आपके स्टेटमेंट है, सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें समाहित हो जाएंगे दोस्तों। अब बस आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप ये जो है चैनल को आप मूल मंत्र सक्सेस को, ये जो आपका चैनल आपका दिया है यहाँ पर क्या दोस्तों, मूल मंत्र सक्सेस, इस मूल मंत्र सक्सेस को दोस्तों आप खुद सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर आपने शेयर किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद आप इस बेल को प्रेस भी कर लें दोस्तों, क्योंकि जब बेल को प्रेस करेंगे तभी हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों मैं बार बार आपसे अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 50 सब्सक्राइबर की बहुत जल्दी जरूरत है, क्योंकि जब तक 50 नहीं होते हम आपसे लाइव नहीं मिल पाएंगे, और लाइव नहीं